हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सप्ताह शर्मा। तो चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनवाते हैं। चीनी मिल का नवीनीकरण और पुनरुद्धार का कार्य भी डबल इंजन की सरकार ने ही किया। चौधरी साहब के उन सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर, उनकी पावन तिथि, पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें किसानों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास और कार्यों के प्रति स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। आपको बता दें कि विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी सपा आमने सामने है। बीजेपी से पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह मैदान में है। वहीं सपा की बात कर ली जाए तो सपा की ओर से रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल चुनावी मैदान में है। आपको बता दें विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन के 274 विधायक है। जीत के लिए 202 विधायकों के मतों की जरूरत है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत तय है। क्रॉस वोटिंग की भी जताई जा रही है संभावना। क्रॉस वोटिंग को लेकर सपा बीजेपी ने अपनी रणनीति भी इस दौरान बना ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों ही सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हालांकि तय है। और इसी बीच स्कंदिता मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। स्कंदिता, तो यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए मतदान शुरू और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी सपा आमने सामने इस वक्त है, लेकिन बीजेपी से पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह जहां की मैदान पर उतारे गए हैं, तो वहीं आपको बता दें सपा की ओर से रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल चुनावी मैदान में है। हालांकि विधानसभा में बीजेपी गठबंधन के 274 विधायक हैं, लेकिन इसी बीच जीत के लिए 202 विधायकों की जरूरत है, यानी कि बीजेपी की जो जीत है वो लगभग तय है। हालांकि दोनों आमने सामने हैं। क्रॉस वोटिंग के दौरान आशंका जताई जा रही है, क्या कुछ होता है देखना होगा। लेकिन लखनऊ से ये बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए मतदान शुरू और विधान परिषद के चुनाव में आपको बता दें कि बीजेपी और सपा फिलहाल आमने सामने। सपा की ओर से रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल चुनावी मैदान में है। विधानसभा में बीजेपी गठबंधन के 274 विधायक हैं, तो वहीं आपको बता दें कि जीत के लिए 202 विधायकों के मतों की फिलहाल जरूरत है। लेकिन इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि जो बहुमत है वो बीजेपी का है। हालांकि क्या कुछ होगा देखना होगा, लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग की आशंका भी जताई है। तो हमारे संवाददाता अश्वनी द्विवेदी लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। अश्वनी, यहां पर यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। बीजेपी सपा आमने सामने है, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी को बहुमत है। आज वोटिंग होनी है। हालांकि ये उपचुनाव है क्योंकि दोनों सीटें खाली हुई थी। एक सीट आज जो खाली हुई थी, जो लक्ष्मण आचार्य हैं जो सिक्किम के राज्यपाल बना दिए गए थे, लक्ष्मण आचार्य हैं जो सिक्किम के राज्यपाल बना दिए गए थे, उसके बाद खाली हुई थी। दूसरी जो सीट है
हैं वो एमएलसी थे, उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद खाली हुई थी। बात करें अगर लक्ष्मण आचार्य का, उनका कार्यकाल 2027 तक था, वहीं जो है बनवारीलाल दोहरे का कार्यकाल 2028 तक था। ऐसे में कहीं ना कहीं उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पद्मसेन चौधरी को और साथ ही साथ जो है मानवेंद्र सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया है। दोनों ही इस समय पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर हैं और दोनों को कहीं ना कहीं बनाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने में लग गई थी। वहीं जो है समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसमें अगर एक प्रत्याशी की बात करें तो रामरतन राजभर हैं, तो दूसरे वहीं पर हैं जो है रामकरण निर्मल हैं। दलित और पिछड़ा वर्ग जो है उसको कहीं ना कहीं साधने के लिए जो है अखिलेश यादव ने कोशिश की है। अब 9 बज चुका है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। उसके ठीक 1 घंटे बाद यानी कि 5 बजे से काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। रात लगभग 9 बजे के आसपास तक रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि ये चुनाव एक तरफा माना जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ विधान परिषद में है, विधानसभा में है, वोट है उसके पास जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने केवल एक काम किया है कि निर्विरोध जो है वो एमएलसी का चुनाव नहीं होने दिया। वो अपने प्रत्याशी उतार के कहीं ना कहीं एक जातिगत जो समीकरण है, संदेश 2024 के लिए देने का काम किया। हालांकि क्रॉस वोटिंग की अगर बात करें, क्रॉस वोटिंग का कोई औचित्य नहीं बनता है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सेफ साइड में खेल रही है। कहीं पर भी कोई आशंका नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हारेंगे। पूरी संभावना है एक तरफा कि वो जीतेंगे। हालांकि क्रॉस वोटिंग होती भी है तो 2-4 वोटों से फर्क भी नहीं भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल एक व्हिप जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सभी जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट करेंगे। कल विधानमंडल दल की बैठक भी लोकभवन में हुई थी। उस दौरान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने दोनों प्रत्याशियों को विधायकों से जो रूबरू कराया था, परिचय कराया था और कहीं ना कहीं विधायकों से कहा था कि इन्हीं के पक्ष में आपको वोट करना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से नाम डिक्लेयर की थी दोनों कैंडिडेट के, उसी दिन से रणनीतिक तौर पर काम करना शुरू कर चुकी थी। कहीं ना कहीं किस तरीके से चुनाव लड़ना है और किस तरीके से जीतना है, इन तमाम चीज़ों पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग के दौरान विधानसभा में विशेष इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ जो वोटर्स हैं यानी कि विधायक हैं उनको ही आने की अनुमति होगी। साथ ही साथ जो पूर्व विधायक और सांसद उनको आने की अनुमति होगी। सरकारी कार्य में जो विधानसभा में कार्यरत है उनको, इसके अलावा पत्रकारों के अलावा किसी भी व्यक्ति को, अनाधिकृत को आज प्रवेश नहीं मिलेगा क्योंकि आज चुनाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं बाकायदा उन्होंने आदेश जारी किया है और उसी के तहत आज विधानसभा में सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, सिक्योरिटी भी लगाई गई। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर बीजेपी को बहुमत मिल रहा है क्योंकि 274 यहाँ पर बीजेपी के जो समर्थक, अगर गठबंधन की बात की जाए तो उतने विधायक हैं, 202 जिस पर बहुमत की जरूरत है। हालांकि साफ तौर पर एक तरफा ये जीत है। हालांकि देखते हैं जब रिजल्ट आएगा तो क्या कुछ, कितनी क्रॉस वोटिंग होगी इस पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे से भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूपी मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार। यूपी सरकार में 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कुछ मंत्रियों का घटेगा कद तो कुछ मंत्रिमंडल से हो सकते हैं बाहर। अफसरों के किए, आपको बता दें कि इसके आधार पर, उनके काम के आधार पर राजा विभाग के मंत्री उठाएंगे। जनता से सीधे जुड़े विभागों पर इस दौरान खास नजर बनी रहेगी। वहीं कई मंत्री संगठन में जाएंगे और लोकसभा की तैयारी करेंगे। मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को सांसद प्रत्याशी बनाने की तैयारी भी है। 2024 से पहले जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने में बीजेपी जुटी हुई है। नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों का भी विश्लेषण कर रही है बीजेपी। मौजूदा 20% सांसदों का टिकट काटना लगभग तय है। ये सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो अब तेज हो गई है। अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, यहाँ पर तमाम तरीके की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और ऐसे कई नेता, ऐसे कई हो सकते हैं सांसद जिनकी टिकट भी यहाँ से कट जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियां होने लगी हैं और कहीं ना कहीं उसी के चलते अगले कुछ दिनों में ही उत्तर प्रदेश का जो पहला मंत्रिमंडल विस्तार है वो हो सकता है। क्योंकि ये कहा जा रहा है तमाम जो मंत्री हैं उनके कद को घटाया जाएगा। कुछ नए चेहरे जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लगभग 8 नए मंत्री हैं जो नए चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में। साथ ही साथ कुछ मंत्रियों को जो है लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया जाएगा, इसलिए उनको बाहर किया जाएगा। इसके अलावा बात करें, कुछ पुराने जो मंत्री थे यानी कि पहले कार्यकाल के मंत्री थे जिनको
इस कार्यकाल के पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उसमें उनको जगह नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उनको जगह दी जा सकती है। साथ ही साथ कुछ मंत्रियों को संगठन के काम के लिए भेजा जा सकता है। अगर बात करें लोकसभा चुनाव लड़ने वाले मंत्रियों को, जिसमें जितिन प्रसाद का, राकेश सचान का, दिनेश सिंह का नाम काफी तेजी चल रहा है कि इनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अगर चुनाव लड़ाती है तो उससे पहले इनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा और कहीं ना कहीं इनको स्वतंत्र किया जाएगा कि वह चुनावी प्रचार कर सके, अपने क्षेत्र में रह सके। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण पूर्व बैठाल कर काम करना चाह रही है। कहीं ना कहीं उसी के चलते नए चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि 2022 का जब विधानसभा चुनाव होना था उससे पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को बहुत ही साधा गया था। तमाम दलित और ओबीसी वर्ग के लोगों को उसमें मंत्री बनाया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर पूरी उम्मीद है, क्योंकि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस ही उनका पूरे देश में परफॉर्मेंस तय करेगा कि किस तरीके से उनकी सरकार बन पाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कोई कमी नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सभी वर्गों को साथ कर आगे बढ़ना चाहती है। और उसी का नतीजा होगा कि जो हाल ही में होने वाला मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें कहीं ना कहीं नए चेहरे होंगे। साथ ही साथ जाति जो है विशेष ध्यान रखा जाएगी कि जाति समीकरण है उसमें किसी तरह के कोई चूक ना होने पाए। साथ ही साथ क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की भरपूर कोशिश इस मंत्रिमंडल में की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। हालांकि किन नए चेहरों को यहाँ मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे वो देखना होगा। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आपको बता दें कि इस बार सपा जुट गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बैठक करने वाले हैं। प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ वो बैठक करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। तो सपा भी अब लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों के साथ यहां पर बैठक होने वाली है। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ये बैठक करने वाले हैं। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर भी इसमें चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा आखिरकार क्या कुछ कारण रहे कि सपा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। लेकिन लोकसभा की तैयारियों में अब सपा पूरी तरीके से जुट गई है, क्योंकि किसी भी गलती करने के मूड में सपा नजर नहीं आ रही है। आज बैठक है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैठक करने वाले हैं। प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ ये बैठक होनी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा इसमें होगी। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, नतीजों को लेकर चर्चा होगी, किस तरीके से सपा का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहा। MY फैक्टर को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं MY फैक्टर नाराज नजर आ रहा है सपा से। अब उस MY फैक्टर को किस तरीके से लाया जाए, साधा जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। आगे किस तरीके से रणनीति को बढ़ाया जाए, किस तरीके से जनता तक पहुंचा जाए, इसके तमाम तरीके के दिशा निर्देश यहां पर अखिलेश यादव के द्वारा दिए जा सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव और जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से तैयारियां की जा रही है, तो यहां पर अब सपा ने भी अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर बैठक। स्कंदिता मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। स्कंदिता, यहां पर किस तरीके से सपा की तरफ से अब तैयारियां शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन एक तरफ निकाय चुनाव का परिणाम सामने आया जिसको लेकर अब चिंतन का दौर भी यहां पर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव, अब इसमें किसी भी तरीके की गलती करने के मूड में सपा नहीं है। पहले तो बैठक के बारे में जानकारी दीजिए। इस बैठक में कौन लोग मौजूद रहने वाले हैं, कब ये बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दें समाज सपा कार्यालय में आज बड़ी बैठक होने वाली है, जो नगर निकाय चुनाव के परिणामों के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहम देखी जा रही है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी तमाम रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। आपको बता दें ये जो बैठक है अखिलेश यादव के नेतृत्व में होगी और इसमें प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को बुलाया गया है, वो सब लोग मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद रहेंगे और नरेश उत्तम पटेल ने नगर निकाय चुनाव में पहले ही उन्होंने कहा था कि भले ही
नगर मेयर की एक भी सीट सपा जीत नहीं पाई हो, लेकिन नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में सपा ने प्रदर्शन बेहतर किया था। उसको लेकर अब आगे रणनीति बनाएंगी और समाजवादी पार्टी में जिन जिन पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, उनमें से कितने लोग बागी हो गए थे, उनके खिलाफ भी खास कार्रवाई करने को लेकर समाजवादी पार्टी ने पिछली बैठक में भी कहा था। पिछली बैठक में आपको बता दें, विधायकों को बुलाया था, विधायकों के साथ में नगर निकाय चुनाव के परिणाम पर चर्चा की थी और खास बात यह है, जो लोग बागी हो गए उनको लेकर सपा सुप्रीमो ने साफ कह दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत की थी या नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को समर्थन नहीं किया था, उनको लेकर आपको बता दें आज जो बैठक है उसमें नगर निकाय चुनाव के बारे में चर्चा होगी, जो परिणाम रहे थे उसको लेकर। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। आपको बता दें आज वोटिंग भी होनी है नगर एमएलसी की 2 सीटों पूरी को तरीके लेकर। से तैयार है और ना कोई उसमें गलती करना चाहती है। पूरी तरीके से कमर भी यहाँ पर सपा की तरफ से कस ली गई। हालांकि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये देखना होगा, किस तरीके की रणनीति सपा की होगी ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्कंदिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए। तो बागपत से खबर आपको बता दें, जहां एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। एक दरोगा, 2 सिपाही को यहां पर निलंबित किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यहां आपको बता दें कि कार्य में लापरवाही बरतने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। बड़ौत कोतवाली में तैनात थे निलंबित ये पुलिसकर्मी। तो यहाँ कार्य में लापरवाही इन्होंने बरती और जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। बड़ौत कोतवाली में तैनात थे निलंबित पुलिसकर्मी, ये जानकारी मिल रही है। तो पुलिसकर्मी जिन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी ने 3 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। बागपत से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसमें एक दरोगा, 2 सिपाही शामिल हैं जिनको निलंबित किया गया है। कार्य में लापरवाही बरतने में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि कार्य में लापरवाही इन पुलिसकर्मियों ने बरती, जिसके बाद अब इन तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी यहां पर दे दिए गए हैं। बड़ौत कोतवाली में तैनात थे निलंबित पुलिसकर्मी। तो वही एक दरोगा, 2 पुलिसकर्मी को यहां निलंबित किया गया है। उत्तर प्रदेश में जल्द होगा स्मार्ट क्लासरूम का सपना। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए योजना को मंजूरी दे दी है। शिक्षा अभियान के तहत यूपी के 12,744.41 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को यहां पर मंजूरी दे दी गई है। इस धनराशि से परिषदीय स्कूल में बनेंगे 22,000 स्मार्ट क्लासरूम। ये सपना जो कि अब साकार होगा। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना को मंजूरी दे दी है। वही मैनपुरी से खबर आपको बता दें, जमीन विवाद को लेकर आपको बता दें कि खुलेआम गुंडागर्दी की गई है। यहां पर गुंडागर्दी को सीसीटीवी फुटेज में इस वक्त ये जो गुंडागर्दी की गई है वो भी जमकर वायरल हो रही है। दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, मारपीट में करीब 5 लोग घायल हुए हैं। जमीनी विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो थाना क्षेत्र दन्नाहार का बताया जा रहा है। हालांकि ये जो सीसीटीवी फुटेज जो कि जमकर अब वायरल होता नजर आ रहा है। सर आज सवेरे काम के लिए निकल रहे थे, इनके भाई अचानक लड़के वगैरह आए, बिना पूछे आके एकदम पत्थर वत्थर फेंके, मारने कूटने लग गए। इसका सीसीटीवी फोटोज मेरे कैमरे के अंदर है। बस इसी वो बहुत भाई वगैरह बचाने गए, उनके भी पत्थर तो बच्चे को छेड़खानी करी था बहुत ज्यादा, बच्चे हन्ना खून वगैरह सब लगे साहब। अब बताओ एक बाप के लिए बिटिया की ऐसे हरकत। आप थाने गए फिर क्या हुआ? थाने कुछ नहीं, दर भाटक खा रहे, वहां से कुछ जेला भेज दिया, कोई गार्ड नहीं दिया, उसने पट्टी दे दी, ये कर लियो जाके डॉक्टरी ने माना साहब कर लो ये दे दी। सर आज सवेरे काम के लिए। आगरा से खबर है, राजकीय निर्माण निगम विभाग के अधिकारी बेखौफ। अधिकारियों में मंत्री और विधायक का कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। छावनी विधानसभा क्षेत्र के
आपको बता दें कि उखड़रा देवरी रोड पर राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण टेंडर प्रक्रिया में उलझा। 6 साल बीत जाने के बाद भी पहले चरण का काम अधूरा ही रहा। पहले चरण के काम में करीब 1 करोड़ 67 लाख रुपए का खर्च आया। परियोजना अधिकारी की लापरवाही के चलते पेन ड्राइव यहां पर गुम हो गया है। डिजिटल हस्ताक्षर का भी आपको बता दें कि मिलान नहीं हो सका है। 6 साल पहले राजकीय निर्माण के लिए 8 करोड़ की योजना की स्वीकृति इस दौरान मिली थी। टेंडर को लेकर छावनी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश का आरोप भी है। आपको बता दें राजकीय निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजर ने जानबूझकर अधिकारियों की सहमति के बिना टेंडर निरस्त किया, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही 16 मई को टेंडर की चाबी खोने की बात कहकर जानबूझकर यहां पर गुमराह किया जा रहा है। डॉक्टर जीएस धर्मेश का साफ तौर पर कहना है। आपको बता दें राजकीय निर्माण विभाग के जो लापरवाह अधिकारी हैं, अब उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगा देखना होगा। तो कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। कृष्णा, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके से कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? सबना मैं आपको बता दूं, आगरा के उखर्रा रोड पर राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण था। उस समय प्रक्रिया जो बिल्कुल उलझती नजर आ रही है। आपको बता दें ये 6 साल पहले का ये पूरा मामला था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय इंटर कॉलेज बनाने के लिए 8 करोड़ की प्रदान की थी, जिसमें तत्कालीन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इसका फुल सृजन किया था। उसकी पहली किस्त 1 करोड़ 67 लाख रुपए की स्वीकृति हुई, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद आज की प्रक्रिया अभी अधूरी पड़ी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर जीएस धर्मेश जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने जो परियोजना अधिकारियों पर जानबूझकर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि 3 बार टेंडर हुआ, तीनों बार टेंडर निरस्त किया गया और 16 मई को यानी अभी 8 दिन पहले भी एक चौथी बार जो टेंडर हुआ उसकी जो पेन ड्राइव खोने की बात कही है, तो निश्चित तौर से जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है। और जो डॉक्टर अम्बेडकर जो भीमराव अम्बेडकर थे, उनके सपने को साकार करने को उन्हें रोका जा रहा है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि इस समय तो परियोजना अधिकारियों को न तो चलिए देखना होगा अब इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बलिया से खबर आपको बताते हैं, जहां शादी समारोह में हवाई फायरिंग की गई है। फायरिंग का वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। हवाई फायरिंग से शादी समारोह में भगदड़ मच गई। हालांकि हथियारों से लैस बदमाशों ने 2 गुटों में, आपको बता दें कि इस दौरान लड़ाई हो गई थी और फरसा और शिकारी गैंग के बीच पुराना विवाद था, ये जानकारी मिल रही है। सहतवार थाना क्षेत्र के सहतवार बाजार का ही पूरा मामला है और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज जो कि अब सामने आ गया है। ये जमकर वायरल हो रहा है किस तरीके से यहां पर फायरिंग की गई, इसका ये वीडियो। हवाई फायरिंग से शादी समारोह में भगदड़ भी मच गई थी। हड़कंप यहां देखने को मिला। हथियारों से लैस बदमाशों के 2 गुटों में लड़ाई हुई। आपको बता दें कि इन 2 गुटों में पहले से ही विवाद चल रहा था, ये जानकारी मिल रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।